असंभव सा लगने वाला इजराइल हमास युद्ध विराम अगर संभव हुआ है तो इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। ये सही है कि कतर और मिस्र जैसे देश जो हैं वो लंबे समय से मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मई में 3 सूत्री फॉर्मूला दिया था पिछले साल, और अमेरिका लगातार इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर भी समझौते का दबाव डाल रहा था, लेकिन नेतन्याहू सुन नहीं रहे थे। हमास भी नई नई शर्तों के साथ सामने आ रहा था। इस बीच सबसे बड़ा और हालिया फैक्टर जो है वो ये रहा कि अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी कि अगर 20 जनवरी को उनके सत्ता संभालने से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो इसका खामियाजा जो है वो पूरे मध्य पूर्व को भुगतना पड़ेगा, नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। वे क्या करते या क्या करेंगे ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इससे दबाव जो है वो ज़रूर बना। हिजबुल्लाह को लेकर लेबनान के साथ इजराइल का जो सीज फायर समझौता हुआ, उसके बाद हमास पर और ज़्यादा दबाव बढ़ गया। हिजबुल्लाह से मिलने वाला जो हमास को समर्थन था वो भी बंद हो गया। इस बीच सीरिया में बशर अल असद की जो सत्ता है वो चली गई और ईरान की पैठ यहाँ भी ख़त्म हो गई। यानी कि लेबनान और सीरिया के ज़रिए हमास को जो भी मदद पहुँच सकती थी, चाहे वो नैतिक समर्थन के तौर पे ही क्यों ना हो या किसी जिस तरह से हमले चल रहे थे उसकी सूरत में ही क्यों ना हो, तो वो बंद हो गई। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर और राफा सीमा पर लंबे समय से इजराइल का नियंत्रण होने की वजह से वहाँ से सुरंगों के ज़रिए, जो कि इजराइल लगातार आरोप लगाता रहा, हमास तक जो पहुँचने वाली मदद थी वो भी बंद हो गई। तो गाज़ा पट्टी में एक तरह से जो हमास है वो ड्राई अप होने लगा। पहले तेहरान में इजराइल ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को मार गिराया, फिर गाज़ा में याहिया सिनवार को भी मार दिया गया। हालांकि हमास ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके हज़ारों जो लड़ाके हैं उसकी जान जा चुकी है और उसकी जो मौजूदा लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो ख़त्म हो गई है। गाज़ा में रहने वाले हमास के कमांडर हालांकि बंधकों की रिहाई को तैयार नहीं थे, जैसा कि सिनवार जब तक जिंदा था उसने सीज़ फायर नहीं होने दिया। लेकिन गाज़ा से बाहर रहने वाले हमास के जो नेता हैं वो सीज़ फायर के पक्ष में थे और इसने भी काफ़ी मदद की इस डील तक पहुंचने में। दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो नेतन्याहू और उनके जो दक्षिणपंथी सहयोगी हैं वो भी हमास के साथ किसी भी तरह के डील के खिलाफ थे। नेतन्याहू और उनके मंत्री तो कई बार साफ कर चुके हैं कि इजराइल की सेना गाज़ा से नहीं हटेगी। हालांकि हवाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने अपने अधिकतर सैन्य मकसद हासिल कर लिए। हमास के अधिकतर सुरंगों को ध्वस्त कर दिया, उसके नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उसे इस बात की आशंका बनी रही है कि हमास फिर से खुद को खड़ा कर सकता है, रिग्रुप कर सकता है। और यही वजह है कि युद्ध की समाप्ति के बाद गाज़ा पर किसका नियंत्रण हो ये तय नहीं हो पा रहा और इजराइल इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है कि कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो हो, जिसमें कि सऊदी अरब या ऐसे किसी देश का नियंत्रण जो है वो गाज़ा में हो। इजराइल 2005 से पहले की तरह गाज़ा में फंसना भी नहीं चाहता, लिहाजा एक समय आना ही था जब इजराइल को भी युद्ध विराम के लिए तैयार होना था। नेतन्याहू पर बंधकों के परिजनों का भी भारी दबाव था, जिन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए बड़े बड़े प्रदर्शन किए। लाखों की तादाद में तेल अवीव की सड़कों पर भी लोग जुटे और इस बीच सीज फायर के लिए अमेरिकी दबाव भी जो है वो बना रहा। पिछले साल मई में यूएनएससी में सीज फायर की ज़रूरत का अनुमोदन किया गया। चुनावी जीत के बाद ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए विशेष दूत बनाया, जिन्होंने इजराइल का दौरा कर नेतन्याहू से भी मुलाकात की और जाहिर सी बात है कि ट्रंप जो चाहते थे वो उन्होंने उनको कम्युनिकेट भी किया होगा। तो सीज फायर का दबाव जो है हमास पर ही नहीं बल्कि नेतन्याहू पर भी था और इन तमाम फैक्टर्स ने मिलकर इस समझौते को संभव बनाया है।